गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करी। इस वीडियो में हम FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर, अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। क्या है ये प्रिंसिपल्स? वो पढ़ने से पहले हम इनके व्यूज को पढ़ लेते हैं। इनका मानना यह है कि मैनेजमेंट में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें साइंटिफिक तरीके से काम करना होगा। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एरिया में हमने साइंस लगानी है। साइंस लगानी है मतलब हमने अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करना, हमने प्रॉब्लम के तह तक जाना है, रूट कॉज एनालिसिस करने हैं और सही प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन हमें लगाना है। यही फ्रेडरिक विल्सन टेलर का मानना है। जब हम इनके थॉट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं फ्योल और टेलर आपस में मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन भी पाई गई है। एनीवेज, टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं टेलर के प्रिंसिपल्स की तरफ। टेलर का सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मींस रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। रूल ऑफ थंब क्या होता है? मेरी मनमर्जी चलेगी, मेरी चलेगी, नहीं करना ऐसा। टेलर कहता है ऐसा नहीं करना। आपको जो ठीक लगता है, आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो मन कहता है वैसा नहीं करना, जो सही है वो करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करो, वेल टेस्टेड मेथड लगाओ, टेलर का मानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बुखार है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स में से ऐसा नहीं है मेडिसिन निकाल के ट्राई करता हूं, देखता हूं कौन सी मेरी बॉडी पे सही रिएक्ट करेगी। नहीं, जिस प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन बनी है वही उठानी है, बॉडी के साथ हिट एंड ट्रायल नहीं करना। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं लगाने। रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, रिसोर्सेज खराब होंगे, वेस्ट होगा टाइम। रिसोर्सेज की अहमियत को समझते हुए इस हिट एंड ट्रायल मेथड को साइड पे रखो, वेल टेस्टेड मेथड्स लगाओ। ये जो टेलर है, टेलर ने कुछ वेल टेस्टेड मेथड्स दिए हैं, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी। इसको हम अपने कुछ इसी वीडियो के अंदर 5, 7, 10 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस करने वाले हैं। टेलर की टेक्निक्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये इसके कुछ मेथड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रीशियस रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, कि प्रीशियस रिसोर्सेस वेस्ट ना हो। सो ये FW टेलर का फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करना है, हर प्रॉब्लम का वेल टेस्टेड मेथड लगाना है। इसके साथ हम मूव करते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। टेलर का सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई झगड़ा नहीं, मिलजुल के रहना। यहां पे फ्योल और टेलर में सिमिलैरिटी मिलती है हमें। फ्योल ने एस्पिरिट डी कॉर्प्स का प्रिंसिपल दिया था। एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो फ्योल ने कहा, एग्जैक्टली सेम टेलर ने अपने इस प्रिंसिपल में कहा, ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े अवॉइड करो, मिलजुल के रहो। टेलर ने बोला ऑर्गेनाइजेशन एक व्हीकल है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इस व्हीकल की 2 साइड्स है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नाम की व्हीकल को तेजी से आगे बढ़ना है तो दोनों साइड्स में बैलेंस होना चाहिए। इसको आगे इलेबोरेट करते हुए टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहता है इस माइंडसेट के अंदर कंप्लीट चेंज किया जाए, अपने सोचने समझने की विचारधारा में चेंज लाया जाए। वो कैसे?
जनरली वर्कर्स कहते हैं हमारी ग्रोथ हो जाए, हमें प्रमोशन मिल जाए, हमारा भला हो जाए। ठीक है, सोच बुरी नहीं है, बट वी शुड नॉट थिंक एट द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट के बारे में भी सोचना है, क्योंकि जब मैनेजमेंट ग्रो करेगी तभी हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सोचती है हम ग्रो करें, हमारा प्रॉफिट आए, वर्कर्स जाएं भाड़ में, ये सोच गलत है। अगर इफ वर्कर्स हैव टू गो टू हेल, देन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का पिलर है, सो ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए और वर्कर्स को मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दोनों अपनी विचारधारा में चेंज करें तो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पे टेलर और फ्यूल आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं। फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म थर्ड प्रिंसिपल है टेलर का। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यहां पे भी टेलर और फ्यूल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। फ्यूल ने इनिशिएटिव प्रिंसिपल दिया था, जिसमें फ्यूल ने बताया कि मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है वर्कर्स की सलाह से डिसीजन लिया जाए। इससे इनोवेटिव आइडियाज बढ़ेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, बेटर रिलेशंस डेवलप होंगे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के। ठीक एग्जैक्टली सेम टेलर ने भी कहा, मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेगा तो वर्कर्स की सलाह से डिसीजन ले। ऐसे करके तो हम इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करेंगे, वर्कर्स के मन में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर पाएंगे। सो इस प्रिंसिपल में भी टेलर एंड फ्यूल हमें सहमति में नजर आते हैं। टेलर का फोर्थ साइंटिफिक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू देयर ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। ये टेलर का एक यूनिक अलग से प्रिंसिपल है। यहां पे फ्यूल और टेलर में हमें ना तो कोई सिमिलैरिटी ना तो कोई डिसिमिलैरिटी नजर आती है। इस प्रिंसिपल की माने तो मैनेजमेंट को वर्कर की ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अगर वर्कर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। न सिर्फ ट्रेनिंग, वर्कर्स की डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना है, उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना है, उनकी ग्रूमिंग करनी है। फायदा क्या होगा? ऐसे में तो वर्कर्स का फायदा है। जी नहीं, दोनों का फायदा है। वर्कर्स की ग्रूमिंग करें, वर्कर्स को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करें, वो न सिर्फ मोटिवेट होंगे, न सिर्फ उनका पोटेंशियल ग्रोथ बढ़ेगा, एक उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है और किसी हालात में हायर डेजिग्नेशन का बंदा छोड़ के जाता है, लोअर डेजिग्नेशन को ऊपर रिप्लेस किया जा सकता है इंटरनल रिक्रूटमेंट के जरिए, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन बना रहेगा। सो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के जरिए वर्कर्स का भी फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। सो ये चार प्रिंसिपल्स जो टेलर ने दिए किसी भी मैनेजमेंट के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू देयर ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी। इन चार प्रिंसिपल्स के बाद टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं, काम करने के कुछ तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या तरीके हैं, कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। आपको मैंने फ्यूल का प्रिंसिपल कराया था फेयर रेम्युनरेशन। जी हां, यहां पे भी फ्यूल और टेलर हमें एक दूसरे की सहमति में नजर आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम है पीस वेज सिस्टम। जो जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा। Those who work more earn more and those who work less should be paid less. ऐसा करके वर्कर्स में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है, वर्कर्स भी मोटिवेट होते हैं ज्यादा काम करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। फिर इसकी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पहले मैं स्टैंडर्डाइजेशन समझाऊंगा, फिर सिंप्लीफिकेशन।
स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यूनिफॉर्मिटी, सेटिंग बेंचमार्किंग। आप जब घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं या कोई फूड आइटम बनाते हैं, बहुत बार कभी नमक ज्यादा, कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा, कभी मिर्ची कम, टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर बार हो जाता है। कारण है आप मैन्युअली बनाते हैं। जबकि हम कभी केएफसी में जाएंगे और किसी भी केएफसी के आउटलेट पे अलग अलग बंदे बना रहे हैं, हर अलग अलग आउटलेट में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह के आउटलेट्स हैं, बट टेस्ट दिखने में सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर। ये कैसे पॉसिबल है? अलग अलग लोग बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे बना रहे हैं, फिर भी सेम कैसे है? क्योंकि बेंचमार्किंग फिक्स करी हुई है, जिससे यूनिफॉर्मिटी आई है। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर चिकन को पकाया जाएगा ओवन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर क्वांटिटी ही जो डिफाइंड है वही लगाई जाएगी। इससे जो आउटकम होगा हर बार 100% सिमिलर होगा। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी के ऊपर, कंपनी की ब्रांड इमेज डेवलप होती है। यह है बेंचमार्किंग, स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करना। सिंप्लीफिकेशन, काम करने के जो तरीके हैं उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई किया जाए, बेकार के मेथड्स को साइड में किया जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होंगे उतना ही काम सिखाना मुश्किल होगा और सीखना भी मुश्किल होगा। इसीलिए कहा गया है काम करने के तरीके को जितना हो सके सिंप्लीफाई, साधारण बनाया जाए, समझना भी आसान, समझाना भी आसान। देन वर्क स्टडी के बारे में बताया। इस वर्क स्टडी के अंदर इसने 4 स्टडीज दी हैं, काम करने के 4 तरीके। अभी मैंने एक प्रिंसिपल रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 तरीके से काम होना चाहिए। मैंने बोला था 5 से 10 मिनट में आपको समझाऊंगा। ये वही है वर्क स्टडी। ये वर्क स्टडी क्या कहती है? 4 तरीके की वर्क स्टडी टेलर ने दी है। सबसे पहला टाइम स्टडी। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए टेलर ने बोला कि काम करने का पर्टिकुलर टाइम डिफाइन कर दो। आप लोगों के स्कूल में पीरियड लगते हैं 40-50 मिनट का या फिर 1 घंटे का। ये 10 मिनट का पीरियड क्यों नहीं है? ये 2 घंटे का क्यों नहीं है? 10 मिनट का इसलिए नहीं है क्योंकि इतने में तो टीचर अटेंडेंस लेगा, रिकैप देगा, अगला कब कराएगा। टाइम बहुत कम है। 2 घंटे एक पीरियड, ऐसे में जो है बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, नहीं संभाल सकते, इतना नहीं पढ़ सकते। सो एक आइडियल टाइम डिसाइड किया जाए। इसके अंदर टेलर ने बोला कि जनरली होगा क्या, पहले एक स्टॉप वॉच ली जाएगी, ऑन करेंगे, काम को परफॉर्म करके देखेंगे, जब काम बंद हो जाएगा स्टॉप वॉच बंद कर दें और चेक करें कितनी देर में काम हुआ। यहां पे काम को हमने प्रैक्टिकली करके देखा, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाया अपनी सोच से कि इतना टारगेट फिट कर दो, इतना टारगेट फिट कर दो। प्रैक्टिकली साइंटिफिकली हमने इसे फिक्स किया है। हमने स्टॉप वॉच ऑन करी, काम करना स्टार्ट किया और काम फिनिश हुआ, स्टॉप वॉच बंद, चेक किया, और ऐसा रिपीटेडली हमने एक बार हो सकता है 2, 3, 4, 5 बार परफॉर्म करके देखा और जो टाइम आया वही टारगेट फिक्स कर दिया। टाइम स्टडी कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होना चाहिए, टारगेट टाइम क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली खुद करके देखो स्टॉप वॉच को यूज करते हुए, देन टारगेट फिक्स करो। देन मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर ने बोला कि बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करो और मशीन की मूवमेंट को स्टडी करो, बॉडी और मशीन की मूवमेंट को स्टडी करो और ऐसी मूवमेंट्स को रिमूव कर दो जिससे या तो एक्सीडेंट हो सकता है या जिससे ज्यादा एफर्ट लगती है। मोशन स्टडी, इसके लिए स्लो मोशन कैमरा भी यूज किया जा सकता है। 1-2 एग्जांपल देता हूं, आप देखिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे कुछ काम कर रहा हूं, मैं इधर काम कर रहा हूं, मेरा टूल बॉक्स उधर पड़ा है, मैं हमेशा उधर जाता हूं, टूल्स उठा के लाता हूं, नीचे पड़ा हुआ है, जाके पहले झुकता हूं, उठा के लाता हूं, इधर काम करता हूं, फिर जाता हूं, झुकता हूं, उठा के लाता हूं। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लग रही है। मेरी बॉडी की मूवमेंट को स्टडी किया, टूल बॉक्स को उठाया, इधर ही रखा, इधर उठाया, टाइम भी सेव होगा, मेरी एफर्ट भी सेव होगा। एक और एग्जांपल आप देखें, क्रिकेट के अंदर बहुत सारे जो बॉलर्स हैं
उनको बॉलिंग के लिए बैन कर दिया जाता है क्योंकि उनका जो थ्रो आर्म एक्शन होता है, बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल है, आईसीसी बैन कर देता है। सो बॉलिंग कोच स्लो मोशन कैमरा के जरिए बॉलर के एक्शन का पता लगाता है कि ये जो आर्म आ रहा है कहां पे थ्रो आर्म हो रहा है, तो जहां पे थ्रो आर्म हो रहा है उसके ऊपर वर्क किया जाता है और उसके एक्शन को करेक्ट किया जाता है। जिम के अंदर भी लगता है ये, जिम के अंदर हम कोई वेट गलत पोस्चर से उठाएंगे तो हो सकता है हमारे मसल्स डैमेज हो जाएं, तो ट्रेनर जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करता है और सही मूवमेंट क्या होनी चाहिए वो बताता है ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। फैटिग स्टडी, थकावट, इंसान मशीन नहीं है, इंसान है हम लोग, लगातार नहीं काम कर सकते, 24/7 रेफ्रिजरेटर चलता है, थकता नहीं है, मशीन है। हम ऐसे नहीं है, हमारी बॉडी को आफ्टर रेगुलर इंटरवल रेस्ट चाहिए। टेलर बोलता है कि टाइम ड्यूरेशन को स्टडी करो, वर्कलोड को स्टडी करो और देखो कि वर्कर को इस टाइम इंटरवल के दौरान कितनी ब्रेक्स दी जानी चाहिए और कितने कितने इंटरवल की दी जानी चाहिए। ब्रेक बहुत जल्दी भी नहीं, बहुत लेट भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी भी नहीं। आइडियल टाइम डिसाइड करना है ब्रेक का, कितनी ब्रेक होनी चाहिए, कितने कितने मिनट्स की ब्रेक होनी चाहिए। ऐसा अगर रेगुलेटर इंटरवल के बाद ब्रेक मिल जाएगी ना तो वर्कर अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेगा और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेगा। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी कहता है काम करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, उनको स्टडी करो और रीअरेंज करो ताकि आउटपुट बेटर आए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का टाइम टेबल होता है, पहले आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी ऐसा करके पीरियड लगते हैं। जब आप सुबह स्कूल आते हैं आप फ्रेश माइंड से आते हैं, आपका माइंड टीचर को सुनने के लिए तैयार होता है, जनरल टेंडेंसी है। और जो लास्ट लेक्चर होता है उसमें हम कंसंट्रेशन जनरली लूज कर चुके होते हैं, भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, हम कंसंट्रेशन का बैंड बजा होता है। वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट इन द पोजीशन टू लिसन टू द टीचर। और ऐसे में लास्ट लेक्चर है आपका टेक्निकल, अकाउंट्स में से फॉर एग्जांपल अपने कॉमर्स में फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट्स का है और या फिर किसी मैथ्स का है जो टेक्निकल है, जो कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा है। ऐसे में आउटपुट नहीं आएगा, आप नहीं ही समझ पाएंगे। सो करना क्या चाहिए, ऐसे लेक्चर को पहले जहां पे आप सुनने के लिए समझने के लिए तैयार है उस लेक्चर को पहले लेके आओ। लास्ट में, लास्ट वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, बहुत ही लाइट वाला सब्जेक्ट जहां पे इतना कंसंट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड, फिजिकल एजुकेशन का हो सकता है आपका, जहां पे आप ज्यादा एंजॉय करते हैं वैसा लेक्चर लगा दीजिए। सो आपने काम करने के डिफरेंट स्टेप्स को रीअरेंज करना है ताकि आउटपुट आपका मैक्सिमम हो सके। ये वर्क स्टडी के अंदर टेलर ने बोला है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप। काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप को अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टेलर और फ्योल आपस में यहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी नजर भी आ रहे हैं और एक दूसरे से अलग भी। कैसे, अभी बताऊंगा। फंक्शनल फोरमैनशिप में सबसे पहले टेलर ने बोला प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम अलग अलग डिपार्टमेंट करेंगे। प्लानिंग का काम अलग डिपार्टमेंट या अलग पर्सन करेगा, एग्जीक्यूशन अलग। क्योंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अगर एक ही बंदा करेगा तो प्लान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में टीचर हूं, टाइम टेबल प्रिंसिपल बनाएंगे और प्रिंसिपल जो टाइम टेबल बनाएंगे, प्लानिंग है वो, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर मुझे ही बोल दिया जाए आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो, तो यानी कि प्लानिंग भी मैं कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन भी मैं, तो मैं टाइम टेबल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाऊंगा। हो सकता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे दूं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नीचे रख दूं। सो इसलिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम अलग अलग करना है। सबसे पहले टेलर ने बोला प्लानिंग कोई और करेगा, एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन कोई और करेगा। फिर टेलर ने प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 बंदे रखे हैं, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर 4 बंदे रखे हैं। टोटल मिला के 8 बॉसेस हैं जो वर्कर को
इकट्ठे कमांड देंगे। आपको यहां पे नेटवर्क की जानकारी होनी चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए, और जितने भी बॉसेस हैं यहां पे, इन सब बॉसेस के बारे में एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये बॉस कौन सा होता है ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन है? रूट क्लर्क बेसिकली जिस तरह से आप ना जीपीएस ऑन करते हैं ना, जीपीएस आपको सही डायरेक्शन पे ले जाता है, कौन सा रास्ता पकड़ना है कौन सा नहीं पकड़ना, फास्टेस्ट रूट कौन सा है। रूट क्लर्क भी कुछ इसी तरह से काम करेगा, रूट दिखाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, डेस्टिनेशन, गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं करना, ये रूट क्लर्क बताएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब आप देखिए फुटबॉल के मैच में जो रेफरी है, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड ऐसे इशू करता है, तो ये इसका भी काम यही है। प्रोडक्शन के दौरान डूज एंड डोंट्स, इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, क्या सही है क्या गलत है ये बताने का, गाइडलाइंस इशू करने का काम करेगा। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका काम है ये बताना कि किस टाइम के अंदर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितने बजट के अंदर, यानी कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का काम करता है ये। डिसिप्लिनरियन, ये क्या करेगा? ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस, काम करने के लिए जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, उसको अरेंज करने की जिम्मेदारी होगी गैंग बॉस की। अच्छा, जो टूल्स आएंगे ना, रिपेयर बॉस देख रहे हैं थर्ड नंबर पे, इसको अभी बताता हूं मैं। रिपेयर बॉस, इसको मेंटेनेंस बॉस भी बोलते हैं। गैंग बॉस ने जो टूल्स अरेंज करे हैं ना, रिपेयर और मेंटेनेंस बॉस की जिम्मेदारी है उन टूल्स को अप एंड रनिंग कंडीशन में रखना, वो खराब ना हो, उसको मेंटेन करके रखने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस, जिसे मेंटेनेंस बॉस भी बोला जाता है। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का काम है जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जिम्मेदारी दी है, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइमलाइन इशू करी है उसके अंदर काम हो जाए, ये स्पीड बॉस बताएगा। इंस्पेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस का काम करेगा। इंस्पेक्टर का काम है ये इंश्योर करना कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एज पर क्वालिटी हो, एज पर स्टैंडर्ड्स हो। सो ये इसका फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है। ये टेक्निक मैंने आपको बताई। अब आप देखिए टेलर एंड फ्यूल, यहां पे सिमिलर कैसे होते हैं। फ्यूल ने डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर का काम दिया था कि काम को स्किल के हिसाब से बांट, तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ है। प्लानिंग का काम कोई और, एग्जीक्यूशन का काम कोई और, यहां पे भी सबको अलग अलग काम बांट दिया गया है। सो यहां पे टेलर और फ्यूल आपस में सिमिलर नजर आते हैं, हमें काम को बांटा गया है। और यहां पे डिसिमिलैरिटी भी है। फ्यूल ने यूनिटी ऑफ कमांड बोला था कि वर्कर को इंस्ट्रक्शन एक ही बॉस से आनी चाहिए, यहां पे वर्कर को इंस्ट्रक्शन 8 बॉसेस से आ रही है। तो यानी कि फ्यूल, ये जो टेलर है, टेलर की ये जो टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप ने, इसने यूनिटी ऑफ कमांड को ओवरलुक किया है। समझ रहे हैं आप? सो दोस्तों, ये हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहे टेलर के, और फिर हमने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी। आई बिलीव ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।